डेरिवेशन सीरीज लेक्चर नंबर 7 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट गिवन हो तो उससे आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन को हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, अगर यहाँ हमें गॉस का एप्लीकेशन लगाना है तो हमें एक कंडीशन फॉलो करना होगा कि इस प्लेन शीट से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो सीट है उसे इन्फिनाइटली लार्ज लिया है। यहाँ इन्फिनाइट का मतलब हमारे सोच से जो इन्फिनाइट हम सोचते हैं वैसा नहीं है। अगर तुम इस सरफेस के एरिया को ए कंसिडर करते हो तो इस एरिया और इस आर के बीच का जो कंपैरिजन है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस जो है वो इस एरिया कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये सीट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सीट से बहुत ज़्यादा दूरी पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके एरिया, टोटल एरिया कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर जा करके नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हें सीट कुछ इतना बड़ा दिया और तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं इसके आसपास काफ़ी कम दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है? उसी सिचुएशन के लिए यहाँ का जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे कारण होता है, ये जो सीट है इसके कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो ऐसे कर्व होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। क्लियर है? ये तुम जब कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें ये बात को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है ना? तो उस इफेक्ट से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो इफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ फील्ड में सिमेट्री नहीं रहेगा, उससे बचने के लिए हमें इनफाइनाइट प्लेन सीट कंसिडर करना होता है। समझ में आया? बच्चों, यहाँ तुम देख रहे हो कि इस सीट के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इससे फील्ड लाइन जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है फील्ड लाइन तो ये हर एक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना करके बाहर की तरफ निकलेगा, यानी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर है कि तुम इस सरफेस से आर डिस्टेंस कहीं पर भी, मान लो इस जगह से आर डिस्टेंस जाओ या इस जगह से आर डिस्टेंस पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो हर जगह पर तुम्हें ये आर डिस्टेंस पे फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन की तरफ। उससे पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बच्चों, यहाँ सरफेस पे तुम देख पा रहे हो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर। कहीं पर भी तुम्हें एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी कम नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो हम इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो हम तुम्हें बोलें कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कैलकुलेट करो कितना है, ठीक है, तो तुम एक एक करके गिनती करोगे। लेकिन एक मैजिक देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम ये इसे 8 भागों में बांट दें तो तुम तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, अरे इसका तो टोटल चार्ज जो है वो 32 होगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें इस एक बॉक्स के अंदर तुम्हें चार्ज के बारे में पता चल गया कि 4 है, और कुल बॉक्स तुम्हें यहाँ 8 नज़र आ रहा है। यानी कि तुम यहाँ क्या किए कि इस यूनिट एरिया में जितना चार्ज था उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर लिए। समझ में आया? सेम इसी तरीके से जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यही बात बताता है, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, यानी चार्ज चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर है? इससे फायदा क्या होता है कि तुम कितने भी रीजन में चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं पूछ दूं कि यहाँ 3 बॉक्स में कितना चार्ज होगा, यानी 3 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो एक यूनिट में 4 है तो तुम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके तुरंत बताओगे कि यहाँ 12 चार्ज प्रेजेंट है 3 बॉक्सेस के अंदर। समझ गए ना? तो इसी वजह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस को। ठीक है,
जैसा कि हम हर वीडियो में, पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो तुम सोचो जरा कि इसी सीट के पैरेलल लेना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इस सीट से पैरेलल ही हो, कारण है कि यहाँ से फील्ड लाइन जो है वो सीट से परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो इस सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इस सरफेस के एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ इससे पैरेलल एरिया कवर करना होगा, और क्योंकि क्लोज सरफेस लेना है तो हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले सकते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है और इसको ऐसे पैरेलली आगे की तरफ खींच दिया है। वहाँ ये भी लिखा है कि तुम चाहो तो सिलिंड्रिकल भी ले सकते हो, तो हम सिलिंड्रिकल लेके आगे की तरफ बात करेंगे। अब यहाँ हम जैसे कि सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे तो हमें उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें 3 सरफेस दिखेगा, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये कर्व सरफेस। तो एक एक सरफेस के ऊपर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको जोड़ करके चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होगा इसे कैलकुलेट करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पर। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट है जो तुम्हें लिखना होगा। यहाँ हमने मान रखा है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और हम इस सीट से आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, इस आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी एज्यूम किए हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और उस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना लेंगे, तो इस चार्ज सीट से यहाँ तक का लेंथ आर है, और पीछे की तरफ भी हम ऐसे ही लेने वाले हैं, ये लेंथ आर, यानी पूरे गॉसियन सरफेस का अगर लेंथ देखा जाए तो वो 2r है। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं लेंथ का बात करूँ तो ये 2r लेंथ है। क्लियर है? अब हमें यहाँ क्या करना है कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 सरफेस है। ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, और ये रहा सरफेस नंबर 3। क्लियर है? तो अगर तुम सरफेस नंबर 1 पे देखो तो यहाँ एरिया वेक्टर इसका जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा ऐसे, ठीक है। और अभी हमने पीछे देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इससे ऐसे ही परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है इस सीट से, तो इस पे भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, यानी इस एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सॉरी, इसे ई वेक्टर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और तुम यहाँ देख पा रहे हो कि ये दोनों पैरेलल है, इस वजह से इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos 0 डिग्री 1 होगा। क्लियर है? अब तुम सरफेस नंबर 3 में देखोगे तो यहाँ अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, डी ए वेक्टर। क्लियर है? और यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम डायरेक्शन देखते हो तो वो तो ऐसे आउटवर्ड है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। जिससे हमें ये बात समझ में आ रहा है कि इनका जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ 90 डिग्री है। क्लियर है? अब ये सरफेस नंबर 2 पे बात करते हैं। तो सरफेस नंबर 2 पे तुम देखोगे तो एरिया वेक्टर जो है वो इस तरीके से आउटवर्ड होगा, सेम जैसा सरफेस 1 पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इधर भी इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो थीटा आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ 2 और 1 की वजह से होगा, थर्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे सरफेस का अगर एरिया मान लो, इस जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया अगर हम मान लो कैपिटल ए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस सीट से जब क्रॉस करेगा तो ये कितना एरिया यहाँ पर क्रॉस कर रहा है इस सीट में, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एरिया ये सरफेस जो है इस सीट का कवर कर रहा है, जिससे हम यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर इस सरफेस का एरिया ए है तो यहाँ का भी एरिया क्या होगा, वही सरफेस काटता हुआ जा रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, तो इसका भी एरिया कितना होगा, कैपिटल ए होगा, जिससे हम क्यू इनक्लोज्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा इनटू कैपिटल ए लिखकर। क्लियर है? क्योंकि सिग्मा यूनिट एरिया का चार्ज है, और टोटल ए एरिया के अंदर मेरा क्यू इनक्लोज, यानी इनक्लोज चार्ज जो होगा ए एरिया में वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब हम अगर गॉस थ्योरम का यहाँ अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ अगर अप्लाई करें तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स इज इक्वल क्यू इनक्लोज्ड
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनक्लोज कौन सा है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज है। अब यहाँ अगर हम सरफेस लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल, तो कौन कौन से सरफेस के लिए करना है? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, तो 0 है वो तो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो सरफेस 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस सरफेस 2 के लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल क्यू इनक्लोज की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ तुम्हारा एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसे हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ हमारा एरिया डी ए है तो हमने डी ए माना है तो डी ए लिखेंगे। सरफेस 2 में जो होगा वो भी सेम ऐसा ही लिखाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 डिग्री लिख लेता हूँ, 0 डिग्री इज इक्वल सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है कि ये सरफेस से एक फिक्स डिस्टेंस पर, जैसे कि इधर आर डिस्टेंस और इधर आर डिस्टेंस है, तो यहाँ फिक्स होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा और दोनों कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी ए प्लस ई बाहर निकला, और सरफेस का इंटीग्रल जो है पार्ट सरफेस जो 2 है उसका इंटीग्रल इज इक्वल सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मुझे कितना मिलेगा? तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो तुम्हें मिलता है 2EA इज इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमें निकल कर आती है ई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन निकल कर आया वो आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसे मैं यहाँ लिखूँ तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि ये आर डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, आर डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब अगर तुम इससे बहुत, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि ये आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो उस केस के लिए, तो तुम कितना भी दूरी चलते जाओ, अगर ये सीट इन्फानाइटली लार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डिस्टेंस पे मैटर नहीं करने वाला, वो कम नहीं होगा जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन ध्यान रहे ये सीट जो है वो लार्ज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये फिनाइट सीट हुआ तो ये एक्सप्रेशन हम सिर्फ बीच के रीजन के लिए ही मान सकते हैं कि अगर ये बीच के रीजन से आर डिस्टेंस पे जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, साइड एजेस के लिए नहीं लिख पाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो ये पूरा हमारा लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक प्लेन सीट गिवन हो तो उसके आर डिस्टेंस की दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। बात समझ आ गया? क्लियर है? तो अगर समझ आया है तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम फर्दर आने वाले वीडियोस को मिस ना करो, क्योंकि इस सीरीज में मैं तुम्हें 12th के हर एक डेरिवेशन को डिराइव करने वाला हूँ। क्लियर है? ओके।